बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार ने वाज़ेह स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ईरान इजराइल जंग के ऊपर क्या है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका शुक्रिया अदा किया ईरान ने। और आपको याद होगा 8 महीने पहले भी जब कशीदगी हुई इजराइल और ईरान के दरमियान, तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसे भरपूर तरीके से सराहा गया, बल्कि बाकायदा तौर पर ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर के नारे लगाए गए। तशक्कुर पाकिस्तान टाइम एंड अगेन कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन को हर जगह रिकग्नाइज़ किया गया। अब सवाल यह है कि यह जंग तो छिड़ गई है और इसका इम्पैक्ट मशरिक़ वुस्ता तक पहुँच चुका है, दीगर ममालिक तक भी पहुँच चुका है। पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या है? ये जंग ख़त्म होती नज़र आ रही है या नहीं? इसके नतीजे में और क्या क्या हो सकता है? क्या हम ये बात तस्लीम कर सकते हैं कि एक और माइंडलेस वॉर है जो अमेरिका ने शुरू कर दी है इजराइल के अमा पर, और अब कोई एग्जिट स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं है? जो रिस्पांस ईरान की जानिब से आ रहा है वो क्या सब एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या ईरान इसकी पिछले 50 साल से तैयारी कर रहा था? ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करते हैं। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब, जो कि माहिर अमूर मशरिक़ वुस्ता हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं। मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, अक्सर उनके तज्ज़ियों से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अब आपकी अपनी असेसमेंट अब क्या है आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद? जो शायद ऑब्जेक्टिव था या पर्पस था वो तो आई थिंक एसेंशली शायद यही लगता था कि रिजीम चेंज को बड़ा फोकस किया जा रहा है, लेकिन वो भी होता हुआ नज़र ना आ रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये एक माइंडलेस सी जंग है जो अब जारी है? कोई रीजनिंग भी समझ नहीं आ रही, और जिस तरह से अब अमेरिका के अंदर भी पेंटागन के दरमियान और अमेरिकी हुकाम के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट मौजूद है बहुत से इशूज़ के ऊपर, और रॉयटर्स भी उसे रिपोर्ट कर रहा है कि कोई ऐसी वजह नहीं थी कि अमेरिका के ऊपर कोई ईरान ने हमला कर देना था। और मैं सुन रहा था, शायद आपने भी सुना हो, वो मार्को रूबियो जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो भी कोई समझ नहीं आती। तो आपको लगता है कि अब एक माइंडलेस सी गेम है जो अब हो रही है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ये बिल्कुल एक जैसे कहना चाहिए शेयर कन्फ्यूजन है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब के, जिनके इमा पर ये सारा वॉर थिएटर जो है सजाया गया है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो वैसे भी किसी रीजनिंग और लॉजिक में बिलीव तो करते नहीं है, और ना ही वो अपना जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का जो हालमार्क किस्म का इंस्टीट्यूशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी किसी तरीके से डिक्टेट्स को फॉलो करने के आदी हैं। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी जंग में उन्होंने अमेरिका को उतारा है विदाउट एनी होमवर्क, विदाउट एनी फीडबैक। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इस जंग को किस तरीके से एक रीजन के अंदर जो है वो कंटेन कर सकता है और एक रीजन तक फैला सकता है। और अब आप देखिए कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने निशानदेही की, कि यही लग रहा था कि वो एक शख्सियत के दर पे है और उनको एलिमिनेट करके वो एक वॉर ट्रॉफी के तौर पे अपने अमरीकी अवाम के सामने पेश करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो गिरती हुई साख है और ख़ासतौर पे उनका जो लूज होता हुआ मेगा बेस है उसको रिटेन कर सके, ताकि जो नवंबर में उनका मिड टर्म इलेक्शन है उस हवाले से उन्हें कुछ सहारा मिल सके और उनकी कुछ जान खलासी वहाँ पे हो सके। तो इतने से पेटी मामलात के लिए जो इतना बड़ा वॉर थिएटर सजा लिया गया है, अब मैं समझता हूँ अमरीका, और क्लेम क्या था कि हम इन लोगों को ख़त्म करके या इस तरह के लोगों को ख़त्म करके अमरीकी और इसराइली अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। अब आप देखिए कि पूरे मिडल ईस्ट में तकरीबन 16 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे अमरीका ने अपने सफारत खाने बंद कर दिए हैं, वहाँ से लोगों को, अपने शहरियों को निकलने का हुक्म दे दिया है। अब इसी तरीके से इसराइली तो पहले ही दुनिया भर में वांटेड है और उनको जिस तरीके से हॉन्ट किया जाता है वो सारों के सामने है। और ख़ासतौर पे गजा जंग के बाद जिस तरीके से उनके फौजियों ने अपने बड़े फखरिया किस्म की वीडियोस पोस्ट की थी, जिसके बाद उनको तो बाकायदा तलाश किया जाता है कि किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखाई दे तो उन्हें वहाँ से कस्टडी में ले लिया जाए। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि यानी जो इसी तरीके से जो न्यूक्स की बात थी, तो न्यूक्स पे अब भी हमले हो रहे हैं। यानी जो नतंज का उनका रिएक्टर है वहाँ हमला किया गया और ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास कुछ 460 किलोग्राम जो है एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ था। तो अगर वो वहाँ पे पड़ा हुआ था तो उसकी ताबकारी क्यों नहीं खारिज हुई? खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है ये बात कह रही है कि जी किसी किस्म की कोई ताबकारी वहाँ से नहीं निकली। तो इसका मतलब है कि जितने क्लेम्स हैं, जितनी बातें हैं, ये सारी की सारी
एक फॉल्स इंटेलिजेंस जो इस वेस्ट का और अमेरिका का हॉलमार्क बन गया है, इसी नौयत की झूठी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे इराक को उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। इसी नौयत की प्रोटेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान को एक लिहाज से बिल्कुल मलबे का ढेर बना दिया गया। और अब इसी नौयत की झूठी और बेबुनियाद इंटेलिजेंस रिपोर्टों पे ये वॉर थिएटर जो है इस वक्त सजा लिया गया है। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, अब आपके नज़दीक अगर मिलिटरीली इसको देखा जाए, ईरान का जो रिस्पांस है, क्या वो बहुत से लोगों को सरप्राइज़ कर रहा है, ख़ुद अमेरिका को भी? बिकॉज इम्प्रेशन तो शायद बहुत से लोगों के दिमाग में ये था कि फौरी तौर पर ही सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन जो मिसाइल प्रोग्राम है वो कल अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा वो है और हम उसको टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आपकी असेसमेंट क्या है कि मिलिटरीली सरप्राइज़ किया है रिस्पॉन्स ने जो ईरान दे रहा है, या दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट? आई थिंक दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सरप्राइज उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल प्लान्ड मनूवर है जो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड तो इजराइल का है। और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ट्रंप साहब जो हैं वो बिल्कुल नेतन्याहू के सामने, उसकी पॉलिसीज़ के सामने वो आमनन सदकन कर रहे हैं। ये बड़ा एक अचंभे की बात है। अब उसमें बहुत से लोग जो थ्योरीज दे रहे हैं, कुछ एप्स्टाइन तक बात जा रही है उसमें, मगर हकीकत यह है कि ये इजराइल ने सारा इसको ऑर्केस्ट्रेट किया। अमेरिका अब वो खुद भी वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि एस्केलेशन ट्रैप में आ गया है। वो रॉबर्ट पेप साहब की मैं सुन रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, तो उन्होंने पिछले 100 साल जो जंगों का मुतालिया किया है और जो ईरान में वो मॉडलिंग, एस्केलेशन मॉडलिंग, और जो फोर्डो पे अटैक हुआ था तो पहले उसकी प्लानिंग में भी वो शामिल रहे थे। तो उनका कहना था कि 100 साल तारीख में आज तक ऐसा रेजीम चेंज एयर पावर के ज़रिए या मिसाइल पावर के ज़रिए नहीं हो सका, अनलेस के वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड हो या कोई अल्टरनेटिव वहाँ पे काउंटरवेलिंग फोर्स हो जो इनसे, जो अभी रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है ईरान की, उससे पॉलिटिकल पावर ले ले। तो ऐसा अभी तक कोई ऐसा फोर्स वहाँ नहीं है। तो मिसाइल्स का तो अभी एक्सचेंज ईरान और उनका वो नज़र आ रहा है। इनको अच्छी तरह पता था कि ईरान के पास तकरीबन 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसमें हाइपरसोनिक भी हैं, मगर उनकी जो लिमिटेशन है वो लॉन्चर्स हैं, क्योंकि 400 के करीब उनके पास लॉन्चर्स थे, उसमें से आधे तकरीबन अभी इनिशियल अटैक्स में डैमेज होने की इतला है। तो वो इसीलिए ईरान भी कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है, मगर उसके पास कैपेबिलिटी है, स्टॉक पाइल है, और वो बहुत एक्सटेंसिव डैमेज काज कर सकता है। क्योंकि अगर वो इजराइल की तरफ भी अटैक करेगा तो मल्टी लेयर जो उनका सिस्टम है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो, वो एक मल्टीपल लेयर्स पे उसको रोक सकते हैं, बट 100% रोकने की सलाहियत नहीं है। और जो अमेरिकी थर्ड सिस्टम उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ अमेरिकन ने, उसमें भी जो SM-30 मिसाइल्स हैं उनकी भी लिमिटेशंस हैं। सो वो अभी स्टॉक पाइलिंग का भी इनको इशू आएगा अगर जंग ने तूल पकड़ा, और तूल पकड़ने में ये मजीद धंसते जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से मिसाइल टू मिसाइल एक्सचेंज जितना मर्जी एक्सटेंसिव उसको डैमेज हो, क्योंकि ईरान की जोग्राफी ऐसी दुश्वार है, वेल स्प्रेड आउट उनकी साइट्स हैं और लड़ने की सलाहियत है। इसने ये जो डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक हुआ है और आयतुल्लाह खामेनाई, पासदारान इनकलाब और आर्मी चीफ के हेड की जो डेथ्स हुई हैं, इसने इनका रिजॉल्व और मजबूत कर दिया है। जो नेशनलिज्म था वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है। तो लग ऐसे रहा है कि अमरीकी इस दलदल में धंस गए हैं और अभी निकलने का कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है, तावक्ते कि ये तूल पकड़े और उसमें बिल्कुल ही स्टॉक पाइल इनके एग्जॉस्ट हो जाएं और उसके बाद फिर कोई निगोशिएटिंग टेबल पे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस आए। अच्छा मंसूर जावेद साहब, इसके अंदर एक ये भी एलिमेंट ज़रा इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट में भी कहा, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ब्रीफिंग दी, और इफ़ आई मे कोट हिम, उन्होंने कहा हमारी दरख्वास्त पर सऊदी अरब ने ईरान की ज़मानत दी। ईरान की जानिब से ज़मानत मांगी गई कि सऊदी अरब उनके खिलाफ इस्तेमाल, सऊदी ज़मीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान से हमने बात की और कहा कि हमारा दिफाई मुआहदा है, सऊदी अरब पे हमले ना करें। और आज ये भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने बहुत कोशिश की है कि
सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं हुई। तो एक तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की आपके नज़दीक अभी हम मज़ीद कोई कोशिश कर सकते हैं या हम एट बे ही रहेंगे कि बस ठीक है, अब जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है उसमें हमें मज़ीद नहीं टांग अड़ानी चाहिए? और नंबर 2 ये कि जो खलीजी रियासतें हैं वो भी डिफेंड कर रही हैं ख़ुद को ईरान के ख़िलाफ़, मतलब उन्होंने कोई काउंटर अटैक उस तरह से नहीं किया। सो क्या ये इसको एक अनसेड सी सेटलमेंट समझा जाए या एक्सेप्टेंस समझा जाए? देखिए जी, जहाँ तक तो पाकिस्तान की कोई कोशिशों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ ये उस वक्त तक कारगर साबित नहीं हो सकती जब तक कि इस वक्त जो वॉरिंग फैक्शन है वो अपनी जो जंग की हिद्दत को उसमें कमी नहीं लाते। और ये जंग इस लिहाज से भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि इसमें ईरान ने जो महाज खोला है ख़ासतौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, वो एक लिहाज से यानी इस पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त आया अपने जो मगरबी हमसाया है जो इस वक्त एक एग्रेशन का शिकार है उसका साथ दे, या एक ऐसे मुल्क का साथ दे कि जिसके साथ उसका, इसमें पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वही बन जाती है कि काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। लेकिन लग यही रहा है कि इस वक्त ये, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पास जो एक और प्लेटफॉर्म मौजूद है बीइंग नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, के वहाँ पे जो लॉबिंग का काम है, क्योंकि इस वक्त जो क्वार्टर्स कोई सेन एडवाइस दे सकते थे या उनकी अप्रोच इस बारे में हासिल की जा सकती थी, अब वो भी पार्टीज बनते जा रहे हैं। बरतानिया ने खुद पहले इनकार कर दिया बेसिस देने से, अब दोबारा वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को राजी करने के लिए दिफाई मामलात के लिए उन्होंने अपना सारा नौ लश्कर जो है उनके हवाले कर दिया है। फिर इसी तरीके से जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें से भी यानी बहुत कम ऐसे मुल्क हैं, ऐसे यानी आप कह सकते हैं स्टेट्स हैं या किंगडम और शेखडम्स हैं कि वो अपना जो मौक़िफ़ है उससे बच करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त ईरान के खिलाफ एक गुस्सा अपने तौर पे मौजूद है। लेकिन जो एक ऐसी सूरत में यदि जो एक थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए वो दोनों तरफ दिखाई नहीं दे रही है, तो वो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब कुछ और लोग भी इसमें चिप इन करें। मेरी मुराद ये है कि अगर तो तुर्किया इस मामले में एडवांस करता है, फिर उसके साथ कतर ने अभी थोड़ा सा अपने आप को यानी एट बे रखा है, अगरचे कतर भी इस वक्त ईरान की फायर पावर के निशाने पर है। लेकिन ये कुछ ममालिक हैं मुस्लिम दुनिया के, अगर इसमें कहीं मलेशिया किसी दर्जे में, यानी अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग बात करेंगे, जो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरान हैं खासतौर पे 8 ममालिक, अगर वो इस वक्त कोई कलेक्टिव इनिशिएटिव ले इस जंग को किसी तरीके से कंटेन करने के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि एक बात तो वाशिंगटन तक भी पहुंचाई जा सकती है कि आपने जिस मिशन स्टेटमेंट को कैरी किया है इस बोर्ड ऑफ पीस के ज़िमन में, वो तो अधूरी रह जाएगी अगर आप इस जंग में फंसे रहे। और ख़ास तौर पे फिर आपका वो क्लेम कहाँ जाएगा कि आप तो जंगें रुकवाने आए हैं, आपने तो नई जंगें खोल ली हैं। तो कम से कम अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उस वाकई मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस में सिंसियर हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो इन मुल्कों की इस मौके की कॉल को जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक, टुवर्ड्स द एंड मुझे ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, हम पाकिस्तान की पोजीशन की यहाँ बात हो रही है, तो मुझे ज़रा आर्टिकुलेट इस पे कीजिएगा कि हम ऑलरेडी एक ऑफेंसिव में इन्वॉल्व हैं मिलिटरीली अफगानिस्तान के अंदर, तो ज़रा मुझे ब्रीफली बताइएगा कि हमारी एंड गेम वहाँ पर क्या है? हम वहाँ कोई बफर जोन क्रिएट कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट हमने क्रिएट करना है अफगानिस्तान पर, वेयर आर वी गोइंग टू स्टॉप? और ये जो इस वक्त ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, ऑब्वियसली अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें, हमारी पोजीशन क्या यही बेहतर है कि बस ठीक है हम एट बे ही रहें, या हमें एक्टिवली इन्वॉल्व एज अ कंट्री एज अ स्टेट होना चाहिए? जी, पहला आपका जो क्वेरी है, देखिए हम पे हमला हुआ था तो हमने वो इनिशिएट नहीं किया डिस्पाइट प्रोवोकेशन, और जब वो हमने जवाब दिया उस हमले का, और उसके बाद फिर इस जंग को अपने मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो तालिबान रेजिम है वो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही से किनारा कश हो जाएं, मॉडिफाई करें अपना बिहेवियर और वेरीफाइबल गारंटीज दें अपने उस बिहेवियर की। दूसरा, उधर जो असले के अंबार लगे हुए हैं, जो दहशतगर्दी का नेटवर्क है, बेसिस हैं जहाँ से हम पे अटैक्स आते थे, उसको डिग्रेड किया जाए। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक ये मीट नहीं होते तो मेरा ख्याल है ये जंग हमारी उनके साथ जारी रहेगी। दूसरा आपका ये जो सवाल था कि हमारा रोल क्या होना चाहिए, तो यस, हमारा रोल अभी भी बड़ा एक्टिव रोल है, क्योंकि हमने 12 दिन की जो जंग थी जून 25 में, उसमें भी किरदार अदा किया था, अब भी अदा कर रहे हैं। और इससे हमें डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हुई है, मगर हम एंटायरली इनकेपेबल नहीं है उस डिप्लोमेसी के।
हमारे रवाबत हैं अमेरिकी क़यादत के साथ और चीन और रूस के साथ मिल के, और मुस्लिम ममालिक जैसे ये जिक्र कर रहे थे मंसूर साहब, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इनके साथ मिलके वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इसको अभी डी एस्केलेशन की तरफ लेके जाएं। वेरीफाइबल गारंटीज अगर वो ईरान की तरफ से कुछ आ जाती हैं, वो दोबारा निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते हैं और इसको जंग को हम एक खात्मे की तरफ लेके जाएं, वो हमारा प्लान होना चाहिए। अभी आज आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी, रूस की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है उनके डिप्टी मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक खात्मा ना हुआ इस जंग का तो फिर ये ताकत का ये इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाया जा सकता है। ये मेरे ख्याल में ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, इसको और से सुनना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मंसूर जाफर साहब का और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद होंगे, फॉर्मर गवर्नर सिंध, और जनाब रऊफ क्लासा साहब। तनकीद ये है कि हुकूमत का रिस्पॉन्स बड़ा लूक वार्म है, और ये तो तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बूट पॉलिश कर रहे हैं अमेरिका के। सिर्फ वो जो मर्द हुर है या जो डटने वाला शख्स था वो बानी चेयरमैन यानी बानी पीटीआई इमरान खान साहब हैं और वो जेल के अंदर हैं। क्या हालात हैं और हकायक क्या कहते हैं? क्या मौक़िफ़ फ़र्क होता पाकिस्तान का अगर आज की हुकूमत ना होती या जनाब इमरान खान हुकूमत में होते तो क्या फ़र्क होता? ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद सवालात बहुत से इकट्ठे हो गए हैं, और पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, हमारा रद्द अमल दुरुस्त रहा है, इसके हवाले से ईरान ने तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है कि शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादा जारहाना होना चाहिए था। क्या ये बात दुरुस्त है? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहम रहनुमा। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। जनाब रऊफ क्लासा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। क्लासा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, मुझे आपकी ट्वीट से भी ये लगा, या शायद आपने ओवरऑल एक जनरल कमेंट्री की पाकिस्तान के हालात के हवाले से कि पाकिस्तान का जो बहुत करीबी समझा जा रहा है अमेरिका, उसने बड़ा जुल्म किया है, बट आप समझते हैं इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए था पाकिस्तान को? पाकिस्तान ने मजम्मत तो की है, बट आपके नज़दीक और क्या होना चाहिए था जो हुकूमत पाकिस्तान करती? पहले तो मुनीब, पाकिस्तान को इस सिचुएशन में होना ही नहीं चाहिए था। देखिए ना, जब आप फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में वाशिंगटन में गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ओपनली बात कर रहे थे ईरान पर अटैक करने का। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा अटैक करने की बात कर रहे थे। तो जब हम कोसी हो रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो हमें ये रियलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए थी कि ये इतना क्लोज आने का मतलब ये है कि इट विल पुट अस इन अ डिफिकल्ट स्पॉट, कि जब एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ आएगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, और क्या हम इस वक्त लेवरेज कर सकते हैं सारे मुस्लिम ममालिक की प्राइमरीली उस पर है ना, ये सारे मुल्क जिस पर अभी ईरान ने भी अटैक किया रिटेलिएशन में, ओमान है और यूएई और सारे मुल्क, ये अगर मिलके एक अपना लेवरेज भी यूज करते ना उस वक्त प्रेसिडेंट, अगर आप गए हैं अगर बोर्ड ऑफ पीस, आई पर्सनली थिंक इट वाज द रॉन्ग डिसीजन फॉर पाकिस्तान टू गो देयर, और ये कि जी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। मैं हमेशा एक रेफरेंस देता हूँ कि भाई ये सारी जो दूसरी कंट्रीज हैं, मलेशिया और ये सारी कंट्रीज, कंबोडिया और ये, इनके पास चॉइस क्यों होती है? वाई डोंट दे एवर कम अंडर अ स्पॉट कि जी आप क्यों 79 में सोवियत यूनियन आया और आप ही ने फ्रंट लाइन स्टेट। बट आपके नजदीक इसकी वजह क्या है सर? आपको लगता है कि वीक लीडरशिप है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, बहुत ज्यादा कोजी अप होने की हम कोशिश कर रहे हैं टू द अमेरिकन? आपके नजदीक वजह क्या है? जी मैं वही बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा आधा एक मिनट ले लूंगा, एक मिनट। जिस तरह सीनियर तरीन लीडर है PMLN के और डिफेंस मिनिस्टर है, वो क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने वो जो ब्लंडर्स किए थे अमेरिका के को सपोर्ट करके फ्रंट लाइन स्टेट बन के, उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, सोसाइटी में भी, हमारी इकोनॉमी में भी, हमारे जियोपॉलिटिक्स में भी। हम एक बहुत छोटी सी डेवलपिंग पुअर कंट्री हैं। हमें अब कॉन्सिक्वेंसेस हम समझते हैं, जो हमारी गलती है, हम समझते हैं हमेशा से कि अमेरिका के साथ कोसी होने का मतलब ये होगा कि हमारे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर शुरू दिन से अगर हम इंटरनली अपनी चीज़ों को फिक्स करते, जिस तरह के तालीम का निज़ाम है, जिस तरह टैक्स का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, एनर्जी का निज़ाम है, तो फिर आपको इधर उधर ये फजूल किस्म की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान और द पीपल ऑफ एनी कंट्री। अगर अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद
सुप्रीम लीडर खamenei के जो शहादत है उससे उनके जो दिल पर असर हुआ है और अफसोस हुआ है जी। तो वो महसूस कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान इस वक्त क्यों नहीं ऐसी सिचुएशन में था कि भरपूर अंदाज में कंडेम करता अमेरिका को। दैट इज व्हाट द इशू इज। अच्छा, आपको लगता है कि ये जरा लूक वार्म रिस्पॉन्स था हमारा, भरपूर अंदाज में कंडेमनेशन होनी चाहिए थी? क्लासेस साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं सर कि अभी मैं कुछ ना आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, आप भी बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं एक्स को भी। मैं अली मोहम्मद ख़ान साहब का जो ट्विटर है मैं उसमें देखा उन्होंने क्या फरमाया। जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के दो ही लीडर थे, एक जो एक इनकार कर सकते थे, एक शहीद हो गया, दूसरा जेल में है। इसी तरह जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि जी एक शेर को कैद किया हुआ है, दूसरे को कर दिया, वो होता तो आज उम्मत मुस्लिमा का ये हालत ना होती। सो मुझे थोड़ा सा ये कॉम्प्रिहेंड करने में मेरी कम हो सकती है अकल, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको प्रोसेस करना कि जो माजी में हमारी तारीख रही है। क्या रिस्पॉन्स, ये बोर्ड ऑफ पीस वाला तो एक आर्गूमेंट जो ज़ुबैर साहब ने दिया इस पर ज़रूर आप बात करें, लेकिन हम क्या कंडेम कर सकते थे ज़्यादा हैड वी बीन नॉट इन द बोर्ड ऑफ पीस, या हमारी कुर्बत ना होती अमेरिका से जो रिसेंट हुई है? तो जी बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवालात भी बड़े अहम हैं। ज़ुबैर साहब ने भी कुछ बड़े, उन्होंने भी अहम सवालात उठाए हैं। विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ज़ुबैर साहब, मेरा बड़ा उनसे ज़ाती तौर पर भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़े अच्छे बंदे हैं, अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, ज़हीन आदमी हैं। अब दो चार चीज़ें हैं। एक तो अभी पहले उन पे आ जाते हैं, एक एक करके इसको डील कर लेते हैं। बड़े अहम इशूज हैं, जैसे मैंने कहा उन्होंने जनाब एक शेर जो है वो पोट्री में बंद है, दूसरे का ये हुआ, वो इमरान खान साहब का कह रहे हैं। चलो हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त खान साहब ने क्या फैसले किए थे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। वो जो बहुत बहादुर थे, बड़े डरते नहीं थे किसी से और किसी की दबाव में नहीं आते थे। आपको याद है कश्मीर में क्या हुआ था? 5 अगस्त था मेरे ख्याल, ऐसे ही जब उन्होंने पूरे की पूरी उन्होंने कश्मीर अपने साथ मिला लिया तो इमरान खान साहब का मैं मौजूद था कौमी असम्बली में, जब उनको टांट किया गया इसी तरीके के जैसे हमारे जुबैर भाई कह रहे हैं, जी आपने कुछ नहीं किया, आपने फलां नहीं किया, वो देखें इंडियंस आए हैं, उन्होंने बैठ के आपने उनके साथ डील कर ली होगी कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी, आपने बैठ के पूरा अलाउ कर दिया और पूरे का पूरा जो काम पिछले 70-75 साल में तो किसी हुकूमत ने नहीं होने दिया था तो आपके दौर में हो गया था। पता है खान साहब ने खड़े होकर क्या जवाब दिया था? ये मैं मौजूद था कौमी असम्बली में, आपको भी याद हो जाएगा। जी जी। तो उन्होंने जवाब ये टांट किया दूंगा कि चाहते मैं भारत पे हमला कर दूं, ये रिकॉर्ड पे चीज है। सो ये कहना कि जनाब के खान साहब होते तो शायद कुछ और लाइन लेते, खान साहब होते तो कुछ और करते। खान साहब ने उस वक्त भी मेरा ख्याल है ठीक ही किया था कि जंगे नहीं लड़ सकते आप इस माहौल में, इस ईरा में। मैं उनके इस भी ये बयान को मैं मतलब डिफेंड करने को मैं तैयार हूँ। खान साहब ने उस वक्त सेंसिबल अप्रोच की थी कि बातचीत के जरिए, डिलाग के जरिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए भारत के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से जहाज भेजें, मिसाइल भेजें और जंग। खान साहब का वो एटीट्यूड ठीक था। समटाइम ये जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड होती है, पॉपुलरिज्म होता है, पॉपुलिस्ट एक स्टांस ले लेना, ये अच्छा तो लगता है वक्ती तौर पर, इसकी बल्ले बल्ले बड़ी होती है, वाह वाह बड़ी होती है। अभी भी देख ले कि जुबैर साहब का जो स्टांस है वो ज्यादा पॉपुलर होगा, इसको जब आप ट्विटर पे लेकर जाएंगे, मेरा और आपका शायद लोग 600 गालियां देंगे, आप बुज़दिल हैं, आप डर गए हैं, आप कौम को ये सिखा रहे हैं। जुबैर साहब ने बादशाह क्या बात की है कि पाकिस्तान को पड़ जाना चाहिए था, अमेरिकन को, यूरोपियन को, सबके साथ इनको मत्था लगा लेना चाहिए था और इसके बाद इनको बहुत ज्यादा सख्त मजम्मत करनी चाहिए थी। मतलब है आप उस पर कितनी मजम्मत कर सकते थे? आपने कंडमनेशन ही करनी है ना। सपोजली 4 लफ्ज आप बढ़ा देते उससे क्या फर्क पड़ जाता? बाज़ दफा आप अपना मुल्क जो है आपको उसके इंटरेस्ट भी देखना था। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस वक्त जो जंग खिते में लग गई है उसमें शामिल हो जाए, उसमें जाके उसको ज्वाइन कर ले? या इसकी मतलब वो क्या करे, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? हमने अपने आप को इतनी बड़ी तोप चीज समझ ली है और हमें इतनी हवा भर दी गई है हमारे अंदर और हमारी कौम में, हमारे लोगों में, और भरने वाले मादरत के साथ हम मीडिया के लोग हैं, सियासतदान हैं। मतलब उसमें नो ऑफेंसेस टू जुबैर साहब। अब हमारा वो मतलब मुकाबला मवाजना कर रहे कंबोडिया और उससे मलेशिया से कर, भाई कहाँ कंबोडिया कहाँ मलेशिया? आप एक डिफरेंट मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है, आप यहाँ पे उसमें जिस खित्ते में इन्वॉल्व आप उसमें बैठे हुए, बहुत अहम खित्ता है। अपने बॉर्डर पे देखें कौन कौन से मुल्क है, इसकी ज्योग्राफिकल क्या इसकी पोजीशनिंग है, हमारी आर्मी का कितना एक बड़ा रोल है, हमारे अपने मुल्क का दुनिया के मतलब ये बाद मामलात में कितना बड़ा रोल है। अभी मिडल ईस्ट में अगर हम ना होते पीस ऑफ ये बोर्ड ऑफ पीस पे, तो मैं शक कहता हूं मेरे जुबैर भाई कह रहे होते पाकिस्तान की देखें जी कि इनकी 2 साल की 3 साल की इनकी जितनी फॉरेन पॉलिसी थी नाकाम हुई है, आर्मी चीफ के विजिट से इनको जितना ट्रम्प तो आप भी कह रहे हैं कि सब कुछ रखा हुआ था। मैं वही कह रहा हूं, अगर हम ना होते तो हमारे जुबैर भाई ये टांट कर रहे होते कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी नाकाम हो रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो रही है, अमेरिका ने आपको बेवकूफ बनाया है, आपको तरीफा करके व्हाइट हाउस में लंच डिनर करा के आपको तो उन्होंने वहां पे आने नहीं दिया।
और मिडल ईस्ट जो है ये बड़ा अहम मुल्क है, आपके सऊदी अरेबिया के साथ बड़े तल्लुकात हैं, यूएई के साथ है, कतर के साथ है, बहरीन के साथ है, आप उनको कैसे आप उनको इग्नोर कर सकते हैं? इस वक्त जब मतलब हमारी सारी सिंपैथीज उसके ईरान के साथ है, जैसे उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। आज वजीर आजम अगर होते ना हमारे भाई होते, अल्लाह इनको बनाए उस जुबैर भाई को, तो मैं फिर हम इन पे तनकीद कर रहे होते कि आप बताएं फिर कैसे अब आपने पोजीशन लेनी, पोजीशन लेने इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल जुबैर साहब तो खैर गवर्नमेंट में रहे हैं, ये अंडरस्टैंड्स कि क्या सेंसिटिविटी। जुबैर साहब अगर मैं इसको ज़्यादा डायरेक्टली कर लूँ सर, क्योंकि नेचुरली इस वक्त कंपैरिजन ये हो रहा है ना, आपकी तो एक क्रिटिक है ऑब्वियसली एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, आपने देखा है हुकूमतें कैसे फंक्शन करती हैं, लेकिन जो नैरेटिव है कि जी उम्मत मुस्लिमा का लीडर कैद है इमरान खान, अगर वो होते बानी पीटीआई बाहर होते तो काम बिल्कुल ही हिम्मत ही ना होती इसराइल की कि वो ईरान के साथ ये कर रहे हैं। डोंट यू थिंक इट्स ये थोड़ा ओवर द टॉप किस्म की स्टेटमेंट्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से लगा लेना? ये बिल्कुल ओवर द टॉप है, फार फेच्ड है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ, देखें दो चीज़ें होती हैं। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जो बनाते हैं ना, मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो महवर था वो अमेरिका रखा, चाहे वो अयूब खान का ज़माना था, चाहे ज़ियाउल हक का था, चाहे याया खान का था कि 7th फीट आ जाएगा, या मुशर्रफ के ज़माने में था। और पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो सबसे पीछे रह गए, हमें तो सबसे आगे होना चाहिए था, क्योंकि रेड कारपेट तो सिर्फ हमारे लिए बिछता रहा है, और तो किसी के लिए, जो मैं कंट्रीज का नाम ले रहा हूँ उनके लिए तो कभी रेड कारपेट नहीं बिछता। बात यह है कि ये वो मुल्क है, जापान जंगे लड़ता था ना, हर वक्त जंगे लड़ता था। वियतनाम में क्या 20 साल वहां वॉर नहीं हो रही थी? बट देन व्हाट हैपेंड? उन्होंने फैसला किया कि भाई बहुत हो गया। कंबोडिया के साथ लड़ाई नहीं चल रही थी वियतनाम की, क्या फैसला किया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अवाम है और उनकी मईशत। हमने अपने आप को हम सबसे पीछे क्यों हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में? इज देयर एन आंसर फॉर दैट? वहां हम कहते हैं कि जी हमें अमेरिका इतना ज्यादा लिफ्ट कराता है, दूसरी तरफ आपकी तालीम सबसे पीछे, सेहत सबसे पीछे, 75% लोग आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ साफ पीने का पानी नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि पहले तो आप अपने ये फैसला करें कि जब आप ये बाहर जाते हैं तो देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट दैट यू पे फॉर योर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फॉर योर डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप समझते हैं कि आपने अपने तमाम मसाइल हल कर लिए हैं, क्योंकि वो अमेरिका हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं, और अभी भी नहीं दिया। अमेरिका ने दिया क्या है बाय द वे? सर गुजारिश है सर, जो आप फरमा रहे हैं मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, बिकॉज़ आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। इशू ये है सर, ये आपको भी पता है जुबैर साहब, ये इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे, नॉट जर्मन टू एनी पर्टिकुलर रिजीम या किसी एक गवर्नमेंट के। ये आपने भी खुद फरमाया सर, मसला ये है नहीं, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड कर, जी प्लीज जी एक चीज ऐड। देखिए मैं किसका मद्दा हूं फॉरेन पॉलिसी में? मैं नवाज शरीफ का हूं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने नवाज शरीफ को क्यों? मैंने नहीं छोड़ा था, मैंने शहबाज शरीफ को छोड़ा। अब उसके 2 एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, 3 एग्जाम्पल। एक तो 99 में वाजपेयी को लेके आना एक मरहला था। It does not happen unless you start to think कि how important खित्ते में अमन is for your people। इस वजह से उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया था। दूसरी बात, मोदी को वो 2016 में लेके आए थे, and that process was to start। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यमन और जब सऊदी अरेबिया की 2015 में लड़ाई शुरू हुई है और सऊदीज ने हमारे से ट्रुस मांगे थे, तो उस वक्त क्या फैसला किया था नवाज शरीफ? उन्होंने असेंबली में डिबेट कराई। He went with General Rahil Sharif to Saudi Arabia and he expressed regret कि हम दूसरों की जंगों में नहीं पड़ेंगे, जिस तरह से भी किया होगा। बट आप जब ये समझते हैं कि जब आप दूसरों की जंगों में धकेले जाएंगे तो फिर आपके लिए, बट सर हम यहाँ कौन सी जंग में धकेले गए हैं? मैं यही तो सवाल है सर कि हमारी पोजीशन प्रिकेरियस जरूर है, सेंसिटिव जरूर है, टाइट स्पॉट में हम जरूर है, लेकिन कौन सी जंग में है सर? भाई आप ये तो कह सकते थे प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जून में आपने हमला किया ईरान पर और आपने अनाउंस किया कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड देयर न्यूक्लियर आर्सेनल एंड इट विल टेक डेकेड्स फॉर ईरान टू डेवलप। तो अब आप जाके क्यों मार रहे हैं? जो हम 67 वॉर हुई थी जब इजराइल और अरब वर्ल्ड की, 73 वॉर होती, आप पाकिस्तान की पोजीशंस उठा के देख ले हम क्या पोजीशंस लेते थे। सर मैं एग्री, चले आप ये कह रहे हैं कि ये सवाल हम ज्यादा उठा सकते थे, भी अब क्यों कर रहे हो? अब नहीं उठा सकते ना, अब नहीं उठा सकते। आप कह रहे हैं अगर हमें करना चाहिए था, उठाना चाहिए था, ये नहीं उठाना चाहिए था कि भाई आपने तो खुद कहा है कि आपने ईरान का, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बने, लेकिन आपको लगता है कि हम we are unable to raise a question over this
बट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो कि सारी फैसले कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। सर आई अंडरस्टैंड बट सर बात मेरा व्यू है एंड दिस इज अ डिबेट अगेन, मेरा व्यू नहीं ठीक है, दैट्स द एंटायर पर्पस ना इस नशिस्त का कि एक डिबेट है। अच्छा क्लासर साहब, अभी क्योंकि जॉइंट सेशन हुआ है तो पोजीशन ने कहा जी एपीसी बुला लें इस पूरे मामले के ऊपर, और उसके अंदर फिर आपने कुछ ट्वीट्स भी आपके सामने आई होगी जी कि खान साहब को जेल से निकालें, ये मौका है उनको बाहर लाया जाए। मतलब मेरे जैसा या आप जैसा, हम जो आम पाकिस्तानी हैं, इवन जुबैर साहब, हर कोई चाहेगा कि जी बड़ी अच्छी है, एक इंक्लूसिव माहौल हो, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है। दो बातों का जवाब दीजिए। एक, जुबैर साहब ने कहा आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप सख्ती से सवाल उठा सके अमेरिका से। भाई 8 महीने पहले जो आपने ख़त्म कर दिया एक चीज़, आपने कहा बर्न टू एशेज हो गई पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो अब किस लिए हमला कर रहे हो? हम इस पोजीशन में नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं आप बहुत कमज़ोर है और आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कमज़ोर है। ज़रा क्लास साहब इसको रिफ्लेक्ट कीजिएगा। एक ना बुक है, मेरा ख्याल है हम तीनों ने उसको कोई ना कोई पढ़ा होगा या कोई उसके कोट पढ़े होंगे या उसको कहीं पे देखा होगा। उसका नाम है द आर्ट ऑफ वार, जो चाइनीज जर्नल लिखी थी 3000 साल पहले। उसमें एक बड़ा खूबसूरत एक कोट है जो बहुत से लोगों को नहीं पसंद आएगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। मैंने खैर उसकी फिलॉसफी को जाके पढ़ा कि इसका मकसद क्या है। उसमें वो कहता है कि वो जो एक बहादुर जर्नल होता है वो जंग से अवॉइड करता है, जंग लड़ने को वो बहादुरी नहीं समझता। ये 3000 साल पहले का कोट है उसका बकायदा। और चाइनीज ने मेरा ख्याल है बाद में ठीक है जंगें लड़ी होगी, लेकिन मॉडर्न तरीके में हम देख रहे हैं कम से कम उस फिलासफर जो था उनका जंगी फिलासफर, उसको उन्होंने आके वो किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन लड़ाई से, हालांकि तवान को मतलब कैप्चर करने में कितनी देर लगती थी चाइना को। मैं थोड़ी मॉडर्न मिसालें दे रहा हूँ कि बाद में प्रैग्मेटिकिज्म जो है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज जो है, आप मतलब बहुत बड़ी पावर होते हैं, कुव्वत होते हैं, इसके बावजूद आपको अपने इकोनॉमिक, अपने फाइनेंशियल, अपने मुल्क के इंटरेस्ट जो है रोक देते हैं। तवान पे अपना वो क्लेम जरूर रखते हैं, लेकिन तवान पे जाकर उन्होंने कब्जा नहीं कर लिया, बिकॉज उनका ये ख्याल है हमें इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सो उन्होंने अपने आप को जंग से दूर रखा है अमेरिका के साथ, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। सेम अप्लाइज फॉर आवर ब्रदर्स ईरानियन जो है। बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, हमें ज्यादा सख्त सपोर्ट की बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब ईरान को भी तो कोई थोड़ा सा अपने अंदर नहीं देखना चाहिए था कि एक इतने बड़े दुश्मन के साथ हम जंग लड़ रहे हैं। पूरे खित्ते में 7-8 ममालिक जो हैं उनके साथ हमारी लड़ाई है, कदीम एक दुश्मनी, अरबी अजमी की हजारों साल की दुश्मनी चली आ रही है। हमारे अगर इसराइल के साथ जंग हो चुके हैं, सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात ठीक नहीं है, कतर के साथ नहीं, यूएई, ओमान, नेम एनी कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि जून की जंग के बाद कोई हमारे उनको ईरानियन दोस्तों को वी फील वेरी सॉरी फॉर देम कि दे हैव सफर्ड मैसिव लॉसेस। अभी भी मतलब ह्यूमन अपनी लीडरशिप का हमें भी दुख है, लेकिन क्या उन्हें थोड़ी सी वैल्यूएशन नहीं करनी चाहिए थी उसकी? जून की जंग के बाद पिछले साल क्या अब हमने जंग लड़ी, अपने न्यूक्लियर हमने सारे एसेट्स वो भी तबाह करवा लिए, शहर भी करवा लिए, कमांडर्स भी हमारे बेचारे शहीद हो गए, सब कुछ हुआ है। अब हमने क्या करना है? ये 6 महीने बड़ा क्रूशल टाइम था जो मेरा ख्याल जाय किया गया। अगर मुझसे पूछा, हो सकता है कि समथिंग वेरी अनपॉपुलर कि फिर लोग हमें गालियां देंगे। आपको पता था कि पाकिस्तान का और इसका ट्रंप का या मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान बहुत अच्छा है इस वक्त, सऊदी अरब बहुत अच्छा उनसे तल्लुकात है, ओमान है, बाकी दीगर ममालिक हैं। आपको किसी ना किसी स्टेज पे पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करके आपको अपने अमेरिकन के साथ अपने मामलात किसी हद तक सेटल करने चाहिए थे। मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान को मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए को इस जंग से दूर रहे, क्योंकि ये जंग जितनी तेजी से फैलती जा रही, स्पेशल इसमें आपके अरब ममालिक दोस्त हैं, आपके उनके साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, आपका एक हल्का सा अनगार्डेड कॉमेंट भी वो ईरान को भी ऑफेंड कर सकता है, वो सऊदीज को, उनको आपके यूएई को, कतर वगैरह उनको भी ऑफेंड कर सकते हैं, इवन अमेरिकन को कर सकता है। बेशक हम कहें कि हम डैम केयर अबाउट अमेरिकन। जुबैर साहब जरा आप सर जो पॉइंट आप में करना चाहते हैं जरूर उस पर कंक्लूड भी कीजिएगा। और एक बात, ऑपोजिशन कह रही है एपीसी बुलाएं, उम्मीद है आपको कि हुकूमत बुलाएगी? जिस तरह पहले क्लासवा साहब ने कहा, आप अपनी हैसियत समझें और उसके हिसाब से कदम उठाएं कि आपका इंटरनेशनल गोल क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने इंटरनल रिफॉर्म्स ठीक करने हैं, आप अपने सारे चीज़ों को ठीक करना है। और जो आप कह रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आई डोंट थिंक सो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक सिंबॉलिक हैसियत होगी, आई डोंट थिंक सो उससे कोई हल होगा। लेकिन जाहिर है हर फोरम इस्तेमाल करने की जरूरत है। डेट इज व्हाट द ऑपोजिशन इज सेइंग कि चाहे जॉइंट ऑपोजिशन है, चाहे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, चाहे टीवी है, लेट दिस बी डिबेटेड। और प्लीज डिबेट जब हम करते हैं तो इसमें कोई गैर मुहब्बत नहीं हो जाता अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिफरेंट होता है। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, रऊफ रासा साहब आप मौजूद थे हमारे साथ। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।